करेंगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम से। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि हम होने ही ना दें, सेकेंडरी प्रिवेंशन है हुआ तो जल्दी पकड़ लें। ठीक है। सो वन ऑफ द फ्यू malignancies that can be prevented by vaccination. When we say preventive vaccination, जब क्वेश्चन आएगा we'll write to cervical cancer as well as HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस वाला। नाउ वन थिंग टू रिमेम्बर इज ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन होती है इट इज बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। बॉयज के लिए हायर एज लिमिट इज 26, फीमेल्स के लिए इज 45। ठीक है। सो WHO की स्ट्रैटेजी थी सी सर्विक्स को एलिमिनेट करना बाय 2030 बाय वैक्सीनेटिंग मोस्ट ऑफ पीपल एंड बाकियों को स्क्रीन करके। ठीक है। तो वैक्सीन जो है हमें क्या क्या पता है, एक बाइवेलेंट है, एक क्वाड्रीवेलेंट है, एक नोनावेलेंट है। ठीक है। तो बाइवेलेंट क्या है, सर्वेरिक्स। क्वाड्रीवेलेंट क्या है, गार्डासिल। नोनावेलेंट भी गार्डासिल। ठीक है। तो 16, 18 बाइवेलेंट, 6, 11, 16, 18 क्वाड्रीवेलेंट, 6, 11, 16, 18 31, 33, 45, 52, 58 इज नोनावेलेंट। ठीक है। इसमें वन थिंग टू रिमेम्बर इज बॉयज के लिए कौन सी वाली लाइसेंस्ड है, बॉयज के लिए लाइसेंस्ड है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन विच इज बॉयज ऑफ 26 years of age। 26 के ऊपर बॉयज के लिए नहीं। ठीक है। सॉरी। सो डोजेजेस तो ये कहते हैं कि जो यंग होते हैं अगर आपके पास यंग प्रेजेंटेशन में है तो कम डोजेस दो, ज्यादा बड़े प्रेजेंटेशन में आए तो ज्यादा डोजेस दो। सो एनीबडी बिटवीन 9 to 14 years of age आपको 2 डोजेस देनी होती है, 0 and 6 months। एंड अगर 15 to 45 15 साल के ऊपर कोई भी आते हैं तो 3 डोजेस देनी होती है, 0, 1 and 6 months। ठीक है ना। फिर क्योंकि हमारा देश गरीब है तो हमें रिड्यूस डोज शेड्यूल जो है वो भी हम मान सकते हैं कि इसमें क्या है कि हम पहले कह रहे थे कि 15 ईयर्स से कम आ रहा है तो 2 दे दो, 15 ईयर्स से ऊपर आ रहा है तो 3 देंगे। ठीक है। फिर WHO ने बोला कि 2 डोजेस दे दो। ठीक है। इससे क्या होगा कि 15 के ऊपर और 26 के नीचे इन्होंने एक डोज निकाली, 20 साल में उन्होंने बोला कि 9 से 20 के बीच में इंसान आए तो 1 या 2 डोज दे दो, 21 से ऊपर आए तो 2 डोज दे दो। ठीक है। तो उन्होंने फ्रॉम 2 and 3 दे डिड 1 and 2 एंड एज भी बढ़ा दी, दैट इज 20 years। ठीक है। फिर उसके बाद वेरी लो रिसोर्स सेटिंग में उन्होंने वही बोला कि 9 to 20 years तक सिंगल डोज दे देंगे, उससे हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। सॉरी। सो बॉयज के लिए जो याद रखना है, बॉयज के लिए 9 to 14 2 डोजेस, 15 to 26 3 डोजेस, क्योंकि हम 26 के ऊपर नहीं देते। इनका भी डोजेज शेड्यूल सेम, 2 डोज दे रहे तो 0 and 6, 15 to 26 दे रहे हैं तो 0 1 की जगह 1 to 2 months हो सकता है, 6। स्टोरेज 2 से 8 डिग्री पे करते हैं, लाइट में नहीं डालते हैं, एनाफाइलैक्सिस कर सकता है, माइल्ड इंजेक्शन साइट रिएक्शन भी कर सकता है। यूजुअली जब आप देते हो आप इसको को एडमिनिस्टर कर सकते हो, किसके साथ, TD वैक के साथ। ठीक है। एट 10 years। सो एक ये हो गया मोस्टली वैक्सीन्स का। स्पेशल सिचुएशंस में क्या है तो उनको ये बता देते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं देना होता। ठीक है। पहली चीज, you don't have to administer cervical cancer vaccine in pregnancy। however अगर दे दी है तो MTP is not necessary, lactation में दे सकते हैं। ठीक है। जिसको HPV पॉजिटिव लीजन ऑलरेडी आ चुका है या पैप्समियर ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है उसको भी दे सकते हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि उससे कोई मतलब रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है। एंड इवन आफ्टर कंप्लीट वैक्सीनेशन द स्क्रीनिंग विल गो एज पर द नेशनल प्रोटोकॉल विच वाज स्टार्ट। ठीक है। फिर स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, हमें पता है पैप्समियर इज समथिंग दैट वी रेगुलरली डू, HPV DNA is also something that we regularly do, liquid based cytology is something that we regularly do, और वाया लो रिसोर्स सेटिंग में हम पढ़ेंगे कि वाया क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इवन आप HPV या पैप करते भी हो, ठीक है, लेट्स से अगर आपने HPV किया तो HPV पॉजिटिव आने के बाद भी आप वाया करते हो और उसमें जो एसिटो वाइट एरियाज आते हैं आप उसी को अब्लेट करते हो। तो वाया इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे कि वाया को अपफ्रंट आप यूज करके बिना HPV के भी आप वाया बेसिस पे अब्लेशन कर सकते हो। पढ़ेंगे आगे। ठीक है।
सो स्टार्टिंग कब करनी है स्क्रीनिंग की? गुड रिसोर्स सेटिंग में स्टार्ट एज लो एज 25 ईयर्स, लो रिसोर्स सेटिंग है तो 30 ईयर्स, एंड अगर बहुत ही लो रिसोर्स है तो आप उनको बोलते हो कि एटलीस्ट ट्वाइस इन लाइफ टाइम स्क्रीन करा लीजिए, एक 35 ईयर्स पे और एक 45 ईयर्स पे. व्हेन डू यू स्टॉप स्क्रीनिंग? 65 ईयर्स पे यू स्टॉप स्क्रीनिंग व्हेन 3 consecutive negative results were found and the last one should be within previous 5 years. ठीक है, सो लास्ट 5 इयर्स में लास्ट एक टेस्ट आपका होना चाहिए और पिछले 3 नॉर्मल आने चाहिए, एंड योर एज शुड बी मोर देन 65 इयर्स. ठीक है, सो स्क्रीनिंग आफ्टर टोटल हिस्टेक्टमी. अगर आपने हिस्टेक्टमी करा रखी है तो क्या स्क्रीनिंग की जरूरत है? तो पहले अगर आपने स्क्रीनिंग कराई, हिस्टेक्टमी कराई है फॉर बिनाइन पैथोलॉजीज, यू डू नॉट नीड इट, बट इफ इट वाज फॉर एनी काइंड ऑफ मैलिग्नेंसी इट हैज टू बी डन. सो स्क्रीनिंग इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इसको हम उसी वाले से लेंगे जैसे हम आइडियली वी वर स्टार्टिंग स्क्रीनिंग एट 25, इफ लो रिसोर्स देन 30, एंड इफ नॉट पॉसिबल देन 35 एंड 45 वर आर एजेस. ठीक है, सो बिकॉज शी इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड विल स्टार्ट एट 25. एंड हाउ विल दिस बी डिफरेंट? हमारा स्क्रीनिंग फ्रीक्वेंसीज वर 3 years फॉर पैप्स एंड 5 years फॉर HPV. So here the screening will be more frequent. Interval 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए और कोशिश करेंगे HPV को साथ में को टेस्ट कर ले. ठीक है, सो HPV हमें पता है कॉजेज STI, मोर देन 100 टाइप्स का आइडेंटिफाइड होता है, मोर देन 40 टाइप्स का लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, 15 टाइप्स से CS सर्विक्स होते हैं, तो लो रिस्क टाइप होता है 6-11, हाई रिस्क टाइप होता है 16-18. सैम्पलिंग कैसे करते हैं? अगर हम पैप स्मीयर यूज कर रहे हैं तो सर्वाइकल ब्रश यूज करते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के साथ. नीचे 2 अपैरेटस पड़ेंगे, एक आयर स्पैचुला होता है और एक ब्रश होता है. ठीक है, तो अगर तो पैप कर रहे हो जो हम सब ने किया होगा तो एक आयर स्पैचुला या सर्वाइकल ब्रश यूज करते हैं, ये हमें पहचान में आ गया होगा. ठीक है, इसको हम ट्रांजिशनल जोन पे लगा के अंदर से एंडोसर्वाइकल सेल्स लेते हैं. तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जोन पे लगता है, ट्रांसफर करते हैं सेल को स्लाइड पे, उसी टाइम फिक्सेट करते हैं विद एथेनॉल एंड ईथर, और स्टेन यूज करते हैं HP, पैपिनिकुलस स्टेन. ठीक है, उसके बाद अगर पैप नहीं करना, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करनी है, तो इसमें उसमें क्या यूज कर रहे थे? उसमें आयर स्पैचुला या ब्रश यूज कर रहे थे, इसमें ब्रूम यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम लिक्विड, क्योंकि नाम ही लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है, लिक्विड मीडियम में जाएंगे, एक मोनोलेयर ऑफ सेल बनाएंगे. एडवांटेज क्या है? कुछ एडवांटेजेस होते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के. ड्राइंग डिस्टॉर्शन नहीं होता, ब्लड सेल्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं होता, और रेसिडुअल सैंपल को आप HPV टेस्टिंग के लिए दे सकते हो. ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? ये थोड़ा महंगा होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पैप स्मीयर्स. ठीक है, बेथेस्डा सिस्टम, अब इसमें क्या है? बेथेस्डा हमारी एक रिपोर्टिंग सिस्टम है. क्यों किया हमने? क्योंकि इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, और आपको पता है हर ईच क्लास का आपका जो आया उसमें मैनेजमेंट डिफाइंड है, तो आपको क्या क्या उसमें देना होता है पैप में. एक तो क्या स्पेसिमेन एडिक्वेट है या नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है, मैलिग्नेंसी है या कोई एपिथेलियल सेल अबनॉर्मैलिटी है, नॉन नियोप्लास्टिक भी है तो उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं, कोई रिएक्शनरी चेंजेस हैं या नहीं, और अगर कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसकी ग्रेडिंग क्या है. ठीक है, तो ग्रेडिंग कैसे कैसे होती है इसकी. ठीक है, तो वी कैन हैव एस्कस, वी कैन हैव LSIL, वी कैन हैव HSIL, वी कैन हैव टिपिकल स्क्वामस सेल कैन नॉट एक्सक्लूड HSIL, और एक एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स आते हैं. ठीक है, तो हम मोटा मोटा याद करने को ये रखते हैं कि लो सेल LSIL आए तो वो CIN1 होता है, और HSIL आए तो वो CIN2 और 3 होता है. ठीक है, फिर वाया, ये हम पैप पढ़ चुके हैं, हम HPV पढ़ चुके हैं, सॉरी हम पैप पढ़ चुके हैं, हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वाया. ठीक है, तो वाया क्या होता है? विजुअल इंस्पेक्शन. किससे करते हैं? एसिटिक एसिड से. इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल क्या है इसका? एसिटिक एसिड लगाएंगे तो सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाएगा. जब वो कोएगुलेट होगा तो जिन सेल्स में क्रोमैटिन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो व्हाइट दिखेंगे, तो इसलिए हम लोग हमेशा व्हाइट एरियाज को ढूंढते हैं. तो प्रोसीजर क्या होता है? 3 to 5% एसिटिक एसिड फ्रेशली बनवाते हैं, सर्विक्स को एक्सपोज करते हैं विस्कस को, स्पेकुलम एसिटिक एसिड लगाते हैं कॉटन स्वैब के साथ फॉर 1 मिनट, अपीयरेंस जैसे आती है वो रिपोर्ट करते हैं. एडवांटेजेस क्या है? अगर आप पैप्स नहीं कर सकते, HPV नहीं कर सकते, आप लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी नहीं कर सकते, तो आप वाया कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई पैसे ज्यादा नहीं लगते. ठीक है, और बहुत इजी है ट्रेन करना, पैरामेडिक्स को भी ट्रेन किया जा सकता है विद अ वेरी वेरी हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, एंड पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हाउएवर इज 10 to 20%. दिखता कैसा है? दिखेगा कैसे? शार्प वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स के साथ एसिटो व्हाइट एरियाज दिखेंगे विद और विदाउट रेज्ड मार्जिन्स. ठीक है, जो कि स्क्वामोकोलंगुलर जंक्शन को अबट कर रहा हो. ठीक है, तो हमें ये अपीयरेंस हमको ढूंढनी है. ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ये क्या है? ये है कि आपने जो है पेशेंट्स को ही आपने
सेल्फ टेस्टिंग किट्स दे दी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग से आप एचपीवी टेस्ट करते हो एक रैपिड तरीके से, जिसका रिजल्ट 2.5 घंटे में आ जाता है। ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव है, वाया से सुपीरियर है, क्योंकि आप एचपीवी टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, आप पेशेंट को किट देते हो, वो खुद से सैंपल कलेक्ट करता है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। एचपीवी टेस्ट करते हो, और जब आप इसको वाया के साथ करते हो तो उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग क्या है कि आप पेशेंट को खुद किट दो, वो खुद टेस्टिंग करेगा, उससे आपको एचपीवी पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा। साथ में वाया करोगे तो और बेहतर चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वाया करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी 75 के आसपास है, स्पेसिफिसिटी 85 के पास है। लेकिन जब हम एचपीवी करते हैं तो वो जो कम सेंसिटिविटी है वो हमारी बेहतर हो जाती है, 94 हो जाती है। ठीक है ना? सो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग इज अ गुड आइडिया। फिर गुड रिसोर्स सेटिंग अगर हमारे पास है तो हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम एचपीवी टेस्टिंग करें। एचपीवी टेस्टिंग कभी भी 30 साल से नीचे शुरू नहीं करनी, वो याद रखना है। सो एचपीवी टेस्टिंग करें तो हर 5 साल में कर सकते हैं। 30 to 65 ईयर्स वाज द हायर लिमिट। ठीक है, एक्सेप्टेबल क्या है? एचपीवी नहीं कर सकते, कम से कम साइटोलॉजी कर लो या वाया ही कर लो, वो भी काफी है। और 25, लेकिन ये है कि आप एचपीवी 30 पे शुरू कर रहे थे, साइटोलॉजी आप 25 पे शुरू करोगे, वाया भी आप 25 पे शुरू करोगे, हायर लिमिट इसकी भी 65 है। सो लो रिसोर्स सेटिंग है तो क्या करोगे? लो रिसोर्स सेटिंग है तो आप 25 से 30 पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि वो लो रिसोर्स सेटिंग है तो आप ऑप्शन दे सकते हो कि भैया 30 से वाया शुरू कर लो एवरी 3 to 5 इयर्स, या फिर एचपीवी डीएनए टेस्टिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एचपीवी डीएनए टेस्टिंग कर लो, दैट इज द बेस्ट। ठीक है ना? स्क्रीनिंग एल्गोरिथम्स जैसे कि गुड रिसोर्स सेटिंग, हमने बोला कि हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो प्रेफर्ड है कि हम एचपीवी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन एचपीवी टेस्टिंग कभी भी 25 साल पे नहीं करते, हम हमेशा 30 से शुरू करते हैं। तो इवन इफ यू हैव गुड रिसोर्स सेटिंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एचपीवी, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 30 ओनली। ठीक है, एक्सेप्टेबल क्या है? यू स्टार्ट 25 to 65 ईयर्स पे यू स्टार्ट साइटोलॉजी या वाया। हाउएवर इफ यू हैव लो रिसोर्स सेटिंग, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल डू एन एचपीवी टेस्ट कब से? 30 ईयर से। लेकिन इफ यू डोंट हैव तो इन्होंने गुड रिसोर्स से लो रिसोर्स सेटिंग में चेंज क्या किया? इन्होंने किया 25 ईयर से 30 ईयर कर दिया साइटोलॉजी या वाया के लिए भी। ठीक है, सो उसके आगे आया कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी क्या है? सर्विक्स अंडर मैग्निफिकेशन देखते हैं। इसमें क्या चलता है? बाइवॉल्व स्पेकुलम चलता है हमको कॉल्पोस्कोप से देखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक सलाइन स्वैब लेंगे, उससे क्या होगा? कोई भी म्यूकस या ब्लड हटाएंगे। उसके बाद हमने देखा एसिटिक एसिड लगाएंगे, उससे क्या होता था? एसिडोवाइट एरियाज दिखते थे। एक और चीज हम लगाएंगे, आफ्टर एसिटोवाइट हम लोग देखेंगे लुगोल्स आयोडीन लगा के। ठीक है, लुगोल्स आयोडीन में क्या दिखेगा? जो नॉर्मल सेल है वो डार्क ब्राउन दिखेंगे। ठीक है, जो इमेच्योर सेल्स हैं, सर्विसाइटिस एंड इमेच्योर मेटाप्लेजिया विल बी आयोडीन पुअर, तो वो महोगनी दिखेगा। ठीक है, सो बायोप्सी फ्रॉम सस्पिशियस एरिया कौन से वाले? एसिटोवाइट एरियाज और आयोडीन पुअर एरिया से हम लोगों को बायोप्सी लेनी है। ठीक है, फिर ले ली बायोप्सी, अब क्या करें? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे कि देखो सब, मैं आपको यही बोल रही थी कि एचपीवी वाया क्यों अच्छा है, क्योंकि अगर आपने एचपीवी डीएनए किया उसके बाद अगर वो पॉजिटिव भी आता है तब भी आपको अगला स्टेप जो करना है वो वाया डिसाइड करता है। सो इफ यू डोंट हैव एचपीवी विद यू, यू माइट एज वेल जस्ट डू डायरेक्टली वाया, बिकॉज वॉट एवर वाया विल गाइड यू, यू विल डू दैट ओनली। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज वाया फॉर टेस्टिंग। सो let's say if अगर आपने वाया यूज किया है and वाया has come out to be negative, you will rescreen within 3 years with wire test again. If it comes out to be positive, if you have an acetovyte area, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर वो अब्लेशन के लिए सूटेबल है तो क्रायो या थर्मल अब्लेशन कर दो। अगर वो एक्सिजन के लिए सूटेबल है, अब्लेट नहीं कर सकते, एक्सिजन करना है, तो लीड्स करो या लीप करो। ठीक है, अब इसके ऊपर फायदा क्या है कि जब आप लीप या लीड्स करते हो आपके पास टिश्यू मिल जाता है बायोप्सी के लिए, तो आपको पता चल जाता है आपका CIN1 आया, 2 आया या 3 आया। ठीक है, याद रखने के लिए जब तक 2 और 3 नहीं आ रहा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ये लोग बार बार टेस्ट करते हैं, CIN1 लीजन को बार बार फॉलो अप करते हैं। जब भी CIN2 या 3 आता है, दिस इज व्हेन दे एक्ट। ठीक है, सो वी नो कि, लेकिन इट डज नॉट मैटर कि वाया में क्या आया है। वाया में जब भी जो भी एसिटोवाइट आएगा, नो मैटर आपने एचपीवी किया या नहीं किया, जो मैटर आपने साइटोलॉजी की नहीं की, आप उसे अबलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड एक्साइज कर सकते हो।
HPV में भी यही है, अगर HPV पॉजिटिव है आप वाया करते हो, वाया में अगर वो एसिडोवाइट एरियाज अब्लेटेबल है तो अब्लेट करो, एक्सिजनल है तो एक्साइज करो, और फिर देखो अगर वो CIN या फिर एटीपी एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू आया है तो उसका प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको बोला कि वो वेट करते हैं किस चीज की, CIN2-3 आएगा तो कुछ करेंगे। CIN2 में क्या करते हैं पहले ये देखो, इफ लीजन है CIN2 तो भी हम या तो अब्लेट करेंगे या लीप या लीड्स ही करते हैं। तो CIN2 या उसके ऊपर आ रहा है तो हम अब्लेट या लीप मतलब अब्लेट या लीप या लीड्स करेंगे, ठीक है। सो इफ इट कम्स आउट टू बी एस्कस, सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन टेस्ट, ये है पहले हमने पढ़ा क्या, वाया, फिर हमने पढ़ा HPV, अब हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी पे क्या आ सकता था, साइटोलॉजी पे आ सकता था LSIL, HSI मतलब आपका आ सकता था एस्कस, LCIL, HSIL, ठीक है, ये आ सकते थे। तो एस्कस आया है तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एस्कस आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको उसको अब्लेट करना है या नहीं, यू नीड समथिंग एल्स टू को वेरीफाई दिस कि ये अब्लेटेबल है या नहीं। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एस्कस यू कैन नॉट अब्लेट समथिंग, यू नीड HPV टेस्टिंग, ठीक है। If it is LSIL, which is CIN1, you will only do a rescreening till the time you get it CIN2. When it is CIN2 or 3, you can ablate or excise. ठीक है। So ascus अकेला you cannot do anything unless you don't have an HPV co-testing to verify it. If you have LSIL, you will follow up till the time it develops HSIL. If it is HSIL, you will leap or ablate. ठीक है, यही बात की अभी हमने। एस्कस आया, एस्कस के अकेले एस्कस के बेसिस पे कुछ नहीं करना, यू विल को टेस्ट। इफ इट इज HPV पॉजिटिव, डू अ कॉल्पोस्कोपी, एंड इफ इट इज, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था कि HPV पॉजिटिव आते ही क्या करना था, अकेले HPV पॉजिटिव के भी बस का कुछ नहीं था, HPV पॉजिटिव करने के बाद भी आपको वाया लगाना है, ठीक है। सो अकेला एस्कस कुछ नहीं करेगा, एस्कस के बाद आपको HPV टेस्टिंग करनी है, उसमें HPV पॉजिटिव अगर आता है तो अकेला HPV पॉजिटिव भी कुछ नहीं कर पाता, करना आपको वाया ही पड़ता है, ठीक है। सो वही कॉल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी करेंगे। अगर CIN1 आया, वी विल रीस्क्रीन टिल द टाइम ही डेवलप्स अ CIN2 or a CIN3. When he develops a CIN2 and above, we will do LEAP or LEADS. ठीक है। If he had ascus and he was HPV negative, so we will rescreen with cytology after 1 to 3 years. If it again develops ascus, now we will not do HPV testing because we have already done it. Now we will go colposcopy directly. ठीक है। And if it is negative, again rescreen in 3 years. ठीक है। फिर सॉरी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि विजुअल मेथड्स जो है हम वाया करते हैं लो रिसोर्स सेटिंग्स में, क्योंकि उसमें कम एक्सपर्टीज चाहिए होता है, और आपको जो वाइट एरिया है उसको सी एंड ट्रीट इन द सेम सेटिंग, या अब्लेट कर दो या एक्साइज कर दो, जो भी वाइट एरिया आया है, ठीक है। तो ऑल abnormal स्क्रीनिंग टेस्ट रिक्वायर फर्दर इवैल्यूएशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता करना है कि वो डिग्री और एक्सटेंट ऑफ CIN क्या है, वो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ लिया था, कॉल्पोस्कोपी करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, पहला सलाइन स्वैब लगाएंगे, फिर एसिटिक एसिड लगाएंगे, फिर लुगोल आयोडीन लगाएंगे। दिख कैसा सकता है, नॉर्मल ऐसा, लो ग्रेड CIN ऐसा, हाई ग्रेड CIN ऐसा, कैंसर ऐसा, ठीक है। तो ये लीड्स है, ये थर्मल अब्लेशन है, ये क्रायोथेरेपी है, और ये कोन अब्लेशन है, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली थी कि हमें ट्रीट क्या करना होता है, CIN2 एंड अबव हमें ट्रीट करना होता है, CIN1 हमें वो करना होता है, जब तक CIN2 एंड 3 डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम उसको स्क्रीन करते हैं वापस से, ठीक है। सो व्हेन टू ट्रीट, वी विल we will treat any HSIL और CIN2 and 3 which is the same thing, ठीक है। तो इन दोनों को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। और कब हम ट्रीट करेंगे, ये तो चलो इजी है। CIN1 अगर है और बार 2 साल आपने देखा CIN1 आ ही जा रहा है, तो आप उसको ट्रीट करोगे। CIN1 है लेकिन स्मीयर में HSIL या फिर
आप HSIL रूल आउट नहीं कर पा रहे हो, अगर थोड़ा सा भी डाउट ऑफ HSIL है तो करेंगे। सस्पेंडेड ग्लैंडुलर लीजन्स आए हैं तब करोगे। पेशेंट डिफॉल्ट कर जाएगा, लग रहा है एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, अब लग रहा है पेशेंट डिफॉल्ट कर जाएगा, कर दो ट्रीट, बेटर है। ये हमने पढ़ लिया। अब्लेशन के मेथड्स क्या है? क्रायोथर्मल लेजर। एक्सcision के मेथड्स है लीड्स, गोल्ड नाइफ, लेजर। ठीक है, अब अब्लेटिव मेथड्स क्या करना है? अब्लेटिव मेथड्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है? क्या कि ये सिंपल है, चीप है, इक्विपमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में बहुत इफेक्टिव है, कम साइड इफेक्ट्स है और पैरामेडिक्स भी ट्रेन किए जा सकते हैं, डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिस्टोपैथ का कोई टिश्यू नहीं मिलता, मार्जिन कुछ नहीं पता, ट्रू डायग्नोसिस भी नहीं पता। आपने तो जो व्हाइट वाला एरिया था उसको अब्लेट कर दिया, वो CIN 2 था, 3 था, कुछ नहीं पता। क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्रायोथेरेपी, थर्मल अब्लेशन, रेजर अब्लेशन। मोस्टली थर्मल अब्लेशन यूज करते हैं कॉटरी से, बॉल कॉटरी से। क्रायो अब्लेशन भी यूज कर सकते हैं। सो क्रायोथेरेपी क्या होती है? ठंडी गैस यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटेड गैसेस, आइदर नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है? अंदर का पानी, जो सेल के अंदर का पानी है, उसको क्रिस्टलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर होता है -89 और -68 डिग्रीज। ठीक है, फिर क्या टेक्निक यूज करते हैं क्रायो में? हम करते हैं डबल फ्रीज टेक्निक्स। ये डबल फ्रीज क्या होती है? फ्रीज करते हैं 3 मिनट के लिए, वेट करता है 5 मिनट करके, फिर फ्रीज करता है 3 मिनट के लिए। ये है डबल फ्रीज टेक्निक। फिर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कोई भी जो क्रायो करवा के आता है ना, वो आपको एक चीज बार बार बोलेगा, बहुत डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत डिस्चार्ज आ रहा है, बस यही बार बार बोलते रहते हैं वो। ठीक है, सो बिकॉज यू आर यूजिंग क्रायो, यू कैन हैव फेंटिंग अटैक्स एंड वजाइनल डिस्चार्ज व्हिच कैन बी प्रोफ्यूज एंड वाटरी। ठीक है, अदर देन दैट दे कैन हैव लोअर एब्डोमिनल पेन, वजाइनल पेन, स्पॉटिंग, इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है, बट प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज इज अ प्रॉब्लम दैट क्रायो पेशेंट्स विल कम अप विद। ठीक है, अदरवाइज क्रायो इज सिंपल, सेफ, इफेक्टिव और लो मॉर्बिडिटी एज कंपेयर टू अदर एक्सिजनल टेक्निक। और जब आप क्रायो यूज करें तो डबल फ्रीज टेक्निक इज बेटर। व्हाट इज डबल फ्रीज टेक्निक? फ्रीज फॉर 3 मिनट्स, वेट फॉर 5 मिनट्स, देन फ्रीज फॉर 3 मिनट्स अगेन। तो ये था क्रायो। थर्मल एब्लेशन में क्या है? बॉल कॉटरी यूज करनी होती है, 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव करना होता है और हर एप्लीकेशन के लिए 20 से 30 सेकंड तक रुकना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 220 वोल्ट पे काम करता है, हमें टेम्परेचर 100 अचीव करना होता है, टेफ्लॉन कोटेड मेटालिक प्रोब होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके? कॉम्प्लिकेशन है इसमें भी इमीडिएटली क्या होगा? माइल्ड पेन, क्रैम्प्स और बर्न्स। ऑब्वियसली कॉटरी यूज करो, बर्न होंगे। लेट क्या होगा? सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सर्वाइकल स्टेनोसिस इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अबॉर्शन, प्रीटर्म डिलीवरी और ऑपरेटिव डिलीवरी। इसमें भी क्या है? सिंपल, पेनलेस, नो एलए, शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम, पेशेंट यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, ये था अब्लेशन। तो ये हमने पढ़ लिया, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। थर्मल तो इजी है, स्मॉल यूनिट चाहिए होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, वेल टॉलरेटेड है। क्रायो क्या है? बड़ा इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, गैस वैस चाहिए होती है उसमें, ट्रीटमेंट टेक्स लॉन्गर, कई बार एक से ज्यादा सिटिंग चाहिए होती है क्रायो के लिए। एक्सिजनल क्यों अच्छा है? याद करते हैं एक बार, एक्सिजनल करते किसमें थे? CIN 2, 3 विच इज इक्वल टू HSIL, या फिर CIN 1 जो 2 साल तक आ रही है, CIN 1 जिसके अंदर HSIL जैसे फीचर्स हैं, या आपको लग रहा है पेशेंट लॉस्ट टू फॉलो अप जाएगी। ठीक है, जिसके लिए जिसको अबलेट कर सकते हैं उसको अबलेट करते हैं। उसका नुकसान क्या है? कि उसमें HPE नहीं मिलता है, मार्जिन नहीं पता चलते हैं, ट्रू डायग्नोसिस का कोई आइडिया नहीं है। एक्सिजनल इसीलिए अच्छा है। ठीक है, तो एक्सिजनल इज सुपीरियर। आप ऑडिट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को कि अगर जैसे आपने एज ए PG 3 बार एक्सिजनल किया है तो पहली बार में पॉजिटिव मार्जिन लेके आए थे, अगली 2 बार में हो सकता है ना लेके आओ। तो हिस्टोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो, मार्जिन डायग्नोसिस पता चल जाता है, सक्सेस रेट 90 to 95% होता है बिकॉज यू ट्राई टू गेट अ नेगेटिव मार्जिन। ठीक है, तो हम किस में करते हैं? हाई ग्रेड CIN 2-3 हो गया। अच्छा, एक्सिजनल ट्रीटमेंट हम जब कह रहे थे नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सिजनल, नॉट एप्लीकेबल फॉर अब्लेशन, व्हाट वर द वंस हु वर नॉट एप्लीकेबल फॉर अब्लेशन? सो whenever the lesion is involving the endocervical canal and the squamocolumnar junction is not visible. ठीक है, so if this is cervix, you see something outside, you can ablate it, but if there is something that is going inside, ठीक है, endocervical canal का lesion है, आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप ablate क्या करोगे? ठीक है, so you will preferably go and conize it. ठीक है, so other than that, glandular lesions, ठीक है, glandular lesions जो आपको ऐसा लग रहा है endocervix या हो सकता है glandular as in endometrial pathology हो,
तब आपको वो करना है, इन्वेजन सस्पेक्टेड है तब करना है, ठीक है। एंड CIN के लिए पहले भी हो सकता है अब्लेटिव ट्रीटमेंट करा के आई हो, फिर से वैसे ही लेके आ गई हो, तो इट इज बेटर टू गो एंड अब्लेट लार्ज टाइप लीजन्स इन टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जोन के भी टाइप्स होते हैं, जो बहुत इन्वोल्यूटेड टाइप के होते हैं, अंदर गए होते हैं, वो टाइप 2 एंड 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहरी होते हैं वो टाइप 1 होता है, लेकिन उसमें भी अगर बहुत बड़ा लीजन है तो यू विल गो फॉर एक्सिजन rather than ablation, ठीक है। दो टाइप का होता है, लीड्स और लीप। लीड्स क्या है, लार्ज लूप एक्सिजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। लीप क्या है, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजनल प्रोसीजर। लीड्स क्या है, तो लीड्स में क्या आता है, RFA यूज करते हैं। RFA क्या करता है, कट करता है टिश्यू को, हीमोस्टेसिस अचीव करता है। टंगस्टन की वायर यूज करते हैं विद ब्लेंडेड करंट, ठीक है। लीड्स क्या होता है, ठीक है, तो ये लीड्स हमने पढ़ लिया था। लीड्स के लिए हमने RFA यूज किया था, ये हमें याद रखना है कि लीड्स यूजेस RFA, ठीक है। तो ये सिंपल सेफ है, OPD प्रोसीजर कर सकते हो, अच्छी एक्सेप्टेंस है, हिस्टोपैथ भी आ जाती है और सारे केसेस ऑफ CIN में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका अपैरेटस है, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये तो खैर बॉल कॉटरी है, ये नॉर्मल कॉटरी है, ये लीड्स वाले ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो ये करने से पहले हम LA देंगे, इंट्रा सर्वाइकल LA देंगे, और डाइल्यूशन क्या यूज करेंगे, 1 and 1 लाख एड्रेनालिन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये लीड्स वाला जो होता है, ये आपकी कॉटरी है, वो लीड्स वाली, आप गए, आप ये ऐसे एक्सरसाइज करके आ गए। ये बॉल कॉटरी है जिससे आप अब्लेट करते हो, ठीक है। तो जब आप लीड्स करते हो तो आपका स्पेसिमेन कुछ ऐसा निकलता है, कटोरे जैसा, ठीक है। तो एक्सिजन क्या है, हमने पढ़ा था कि अब्लेशन में आपका सर्वाइकल स्टेनोसिस हो रहा था, लेकिन उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब आप एक्सिजनल टेक्निक्स करते हो तो उसमें प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, प्रीटर्म लेबर, PROM, ये सब हो सकता है, ठीक है। फिर एक हमने पढ़ लिया लीड्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, कोनाइजेशन। लीड्स में हमारा स्पेसिमेन कैसा निकल रहा था, कटोरे जैसा निकल रहा था। कोनाइजेशन में हमारा स्पेसिमेन कैसा निकलेगा, नाम ही बताते हैं, कोन जैसा निकलेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, तो बेसिकली 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर का अगर वो लग रहा है आपको कि यहाँ से अंदर जा रहा है, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास जो है आपका लीजन है, तो आप कोनाइजेशन करके आओ। ग्लैंडुलर लीजन्स में भी कोनाइजेशन करके आना बेटर रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कोन जैसा निकालते हैं ऑफ सर्विक्स व्हिच शुड इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मेशनल जोन एंड एंडोसर्विकल कनाल। इंडिकेशंस क्या है कि जब अपर लिमिट ऑफ का ट्यूमर इज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, ग्लैंडुलर लीजन्स या आपको माइक्रो इन्वेसिव कैंसर लगता है, तब आपको लगता है कि कोनाइजेशन कर देना चाहिए, ठीक है। एक्सिजनल ट्रीटमेंट, हिस्टेरेक्टमी। अच्छा, ये हम लोग हिस्टेरेक्टमी बहुत कम चांसेस में करते हैं, यूजुअली लीप या लीड से हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इन्वेसिव कंपोनेंट है और आपने इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट किया है, तो हो सकता है आपको हिस्टेरेक्टमी की जरूरत पड़े। एक और चीज होती है इसमें, ग्लैंडुलर जो वो हम एक नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे कि हम किसमें ग्लैंडुलर वाले में यूज करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, एक मैं दूसरी चीज से पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसी को रिवाइज करेंगे। सर्विकल कैंसर, ठीक है, ये स्टेजिंग है, ठीक है। सो ये था प्री मैलिग्नेंट, अब हम करेंगे मैलिग्नेंट, ठीक है। तो पहले मैलिग्नेंट की स्टेजिंग, तो स्टेजिंग क्या है, 1 क्या है, जो सर्विक्स को कन्फाइंड हो। 2 क्या है, बियॉन्ड, so 1 is which is confined to cervix, 2 which has gone beyond the cervix। तो इसमें याद करने के लिए नीचे ऊपर याद कर सकते हैं। सो बियॉन्ड cervix मतलब कहाँ, या तो नीचे वजाइना या ऊपर पेल्विक वॉल, ठीक है। तो 2A होगा क्या, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना विदाउट पैरामेट्रियम, 2B होगा पैरामेट्रियम। तो नीचे कहाँ गया, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना, ऊपर कहाँ गया, पैरामेट्रियम। 3 में भी याद करने को कहाँ कर सकते हैं, नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो 3A क्या होगा, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना, और 3B क्या होगा, पेल्विक वॉल, नीचे ऊपर। 3C क्या होगा, पेल्विक लिम्फ नोड्स, पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड्स। तो 3C1 होगा पेल्विक लिम्फ नोड, 3C2 होगा पैराओटिक लिम्फ नोड। 4 क्या होगा, when the carcinoma has gone beyond true pelvis or has involved the mucosa of bladder or rectum। सिर्फ bullous edema is not involvement, you have to
prove by biopsy that this organ is, जैसे bladder या rectum अगर involved है, it has to be biopsy proven. ठीक है, so 4A is growth to adjacent pelvic organs, 4B is spread to distant organs. ठीक है, एक बार 1 हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि 1 हमने नहीं पढ़ा. तो 1 में क्या था, 1 में और थे 1A 1B. 1A जो होता है that is microscopic lesions. 1B जो होता है that is what you can see and is not microscopic lesion. So basically this is microinvasive carcinoma जब maximum depth of invasion is 5 mm. जब it is more than 5 mm this is 1B. ठीक है, but since it is stage 1 it is confined to cervix. When it is microinvasive less than 5 mm it is 1A. When it is more than 5 mm it is 1B. ठीक है, so 1A is further divided into 3 and 3 to 5. 1B is further divided into 5 but more than 5 but less than 2 centimeter, 2 to 4 centimeter, more than 4 centimeters. ठीक है, 2 क्या था, नीचे ऊपर कि यूट्रस के बियॉन्ड गया है, तो नीचे कहाँ गया, अपर 2/3 ऑफ वजाइना. ठीक है, ऊपर कहाँ गया, पैरामेट्रिया. ठीक है, तो इसमें भी फर्दर डिवीजन था, नीचे गया तो नीचे गया मतलब 2A में गया तो इफ लेस देन 4 सेंटीमीटर इज 2A1, मोर देन 4 सेंटीमीटर इज 2A2. ये हमें याद हमने किया हुआ है कि जब हम इन्वेजिव जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो एनीथिंग दैट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर हम उसको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए नहीं लेते. तो सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए क्या रूल आउट हो जाएगा, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में 1B3 और 2A2 तो रूल आउट हो जाता है क्योंकि एनीथिंग मोर देन 4 सेंटीमीटर वी डू नॉट टेक फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट. ठीक है ना, ठीक है. सो ये हमने पढ़ लिया. 1A1 एंड 1A2 लेस देन 5 mm इज माइक्रो इन्वेजिव डिजीज. ये वाले जो माइक्रो इन्वेजिव डिजीज है ये यूजुअली डायग्नोज कैसे होते हैं, जब आपको लगा था कि आपने एक प्री मैलिग्नेंट लीजन देखा है, आपने लीप या लीड्स किया, उस लीप और लीड्स में आपको 1A1 या 1A2 मिल गया, वो माइक्रो इन्वेजिव डिजीज है. ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर 1A1 विद LVSI आ गया, ठीक है, तो 1A1 विद LVSI स्टेजिंग नहीं चेंज करेगा, मैनेजमेंट चेंज कर देगा. ठीक है, क्योंकि 1A1 विद LVSI वारंट्स lymphadenectomy. Anything above 1A1 with LVSI will warrant a lymphadenectomy. What is the only place you can come out without doing a lymphadenectomy? 1A1 without LVSI. सबसे पहले, ठीक है, so 1A1 without LVSI you can do without a lymphadenectomy, but if it is 1A1 with LVSI and anything above, you have to do a lymphadenectomy. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पढ़ लिया कि lymphovascular space involvement doesn't change the stage but will change the treatment plan. ठीक है, एक और चीज, जब आप लेट्स से कोनाइजेशन करके आए हो तो मार्जिन रिपोर्ट करना बड़ा जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर मार्जिन पॉजिटिव है तो नाउ इट इज नो लॉन्गर 1A1 डिजीज. सो 1A1 डिजीज विद पॉजिटिव मार्जिन्स अप स्टेजेस टू 1B1. ओके, ठीक है, सो ये था इन्वेजिव डिजीज. तो व्हाट इज द वर्कअप वी डू, MR करना बेस्ट होता है फॉर ट्यूमर्स विच आर ग्रेटर देन 10 mm. उनके लिए बेस्ट है कि हम MR कर लें. डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए PET CT करते हैं. ठीक है, सॉरी. सो लेट्स से अगर किसी का हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें डिटेक्ट मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस सस्पेक्टेड है. हाइड्रोनेफ्रोसिस कब सस्पेक्ट होगा, जब पेल्विक वॉल पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट लग रहा होगा. ठीक है, तो इट इज बेटर दैट वी गो अ रीनल अल्ट्रासाउंड, CT और MRI टू रूल आउट हाइड्रोनेफ्रोसिस. अगर ब्लैडर या रेक्टम इन्वॉल्वमेंट लग रहा है तो हमें सिस्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करनी चाहिए ओनली व्हेन द पेशेंट इज क्लिनिकली सिम्प्टोमेटिक. ठीक है, सिस्टोस्कोपी इसके अलावा और कब करनी चाहिए, जब आपको लगता है आपकी ये जो सर्विक्स है इसमें जो ग्रोथ है वो जो आपका सर्विक्स है वो बैरल शेप्ड है. ठीक है, और ये बैरल शेप्ड सर्विक्स में जो ग्रोथ है वो एंटीरियर वॉल को गई हुई है, तो हो सकता है वो एंटीरियरली जाके ब्लैडर को इन्वॉल्व कर ले. तो यू हैव टू डू सिस्टोस्कोपी इन 2 केसेस. वंस यू सस्पेक्ट कि सिम्प्टोमेटिकली पेशेंट का ब्लैडर इन्वॉल्व होगा. दूसरा, जब बैरल शेप्ड सर्विक्स होता है और उसमें ग्रोथ जो है एंटीरियर वजाइनल वॉल पे होगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिस्टोस्कोपी करनी चाहिए. ठीक है, सिर्फ बुलिस एडिमा जो है इट इज नॉट इनफ फॉर सस्पेक्टिंग ब्लैडर या रेक्टल इन्वॉल्वमेंट. बायोप्सी लेना है, फुल म्यूकोजा इन्वॉल्व होना जरूरी होता है.
ठीक है, तो इसमें ना ये टेबल अच्छा है, इसको याद करेंगे। तो स्टेजिंग हमने पढ़ ली थी, तो ये याद रखने के लिए 1A1 सिंपल हिस्टेरेक्टमी करेंगे, 1A1 विद एलवीएस एंड 1A2 में मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे, 1B1 1B2 और सिलेक्टेड स्टेजेस 2A। सिलेक्ट स्टेज 2A मतलब 2A2 जो मोर देन 4 सेंटीमीटर था उसमें हम सर्जरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम कहाँ तक सर्जरी कर रहे थे, 1B1 1B2 सिलेक्टेड स्टेजेस 2A यानी 2A1 में, ठीक है। तो सिंपल एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेरेक्टमी 1A1, 1A1 के साथ एलवीएसआई आते ही पहली चीज तो लिम्फेडेनेक्टमी करेंगे, दूसरी चीज क्या करेंगे, मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे और 1A2 में भी मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे। बी आते ही एनीथिंग 1B एंड अबव वी विल डू रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। तो इसके दो क्लासिफिकेशन थे, पिवर एंड रटलेज और एक कोर्लो-मोरो। पिवर एंड रटलेज ने 1, 2 एंड 3 जिसको बोला था, कोर्लो-मोरो ने उसी को 1A, B और C बोल दिया। कैसे ये डिफरेंट है एक तो इंडिकेशन हमने पढ़े, इंडिकेशन अलग अलग है इसके, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आपने पहली चीज तो वजाइनल मार्जिन कितनी ली है, कि सिंपल हिस्टेरेक्टमी में तो आप कुछ वजाइनल मार्जिन ना लो चलता है, मॉडिफाइड में 1 से 2 सेंटीमीटर लेते हैं और रेडिकल में अपर 1/4 to 1/3 निकालते हैं। यूरेटर्स भी जितना मोबिलाइज करना है, सिंपल में कुछ नहीं करते, मॉडिफाइड में आप यूरेटर्स को टनल करते हो थ्रू ब्रॉड लिगामेंट और रेडिकल में भी आप टनल करते हो। कार्डिनल लिगामेंट्स जो है आप जितना यूट्रस के पास बांधोगे उतना कम रेडिकल होगा। तो यूट्राइन एंड सर्विकल बॉर्डर पे अगर आप डिवाइड करो तो कार्डिनल टाइप 1 है, अगर जहाँ पे यूरेटर को आप टनल बना रहे थे वहां डिवाइड करो तो वो टाइप 2 है, अगर पेल्विक साइड वॉल पे काट रहे हो तो वो टाइप 3 है। सिमिलरली कार्डिनल के अलावा यूट्रोसेक्रल अगर सर्विकल बॉर्डर पे काट रहे हो तो सिंपल है, पार्शियली निकाल रहे हो तो मॉडिफाइड है, सेक्रल ओरिजिन पे काट रहे हो तो रेडिकल है। ब्लैडर भी ऑब्वियसली, अब जैसे आपने जहाँ वजाना मोबिलाइज नहीं किया था वहां ब्लैडर गिराने की भी इतनी जरूरत नहीं है, तो बेस ऑफ ब्लैडर तक मोबिलाइज कर रहे हो तो सिंपल एक्स्ट्राफेशियल। अपर वजाना क्योंकि हम ये निकाल रहे थे यहाँ तक मोबिलाइज कर रहे हो तो मॉडिफाइड है। इसमें हम 1/4 निकालना चाह रहे हैं तो मिडिल वजाइना तक मोबिलाइज करेंगे। रेक्टम इसमें मोबिलाइज नहीं होता, इसमें बिलो सर्विक्स होता है, इसमें भी बिलो सर्विक्स होता है, ठीक है। सर्जिकल अप्रोच, simple extrafacial hysterectomy can be done anyways, लेप्रोटमी, लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी, इन दोनों का भी उतना एविडेंस हमारे पास नहीं है क्योंकि इन दोनों का ऑल्दो बोला जाता है कि सर्वाइवल या रेकरेंस जो है ज्यादा होता है। सॉरी, ठीक, सॉरी ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, फिर एक चीज हमको याद रखनी है कि हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। हाई रिस्क फैक्टर्स होंगे पॉजिटिव मार्जिन, पॉजिटिव नोड या पैरामेट्रियल स्प्रेड, ठीक है। जब भी आपकी हिस्टोपैथोलॉजी में इन तीन में से कुछ भी आ जाए, या तो मार्जिन पॉजिटिव या नोड पॉजिटिव या फिर पैरामेट्रियल पॉजिटिव, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए हमें आंख बंद करके सीटीआरटी देके आ जाना है, ठीक है। ये किसने बोला था, जीओजी 109 ट्रायल ने बोला था, क्यों, क्योंकि इससे सर्वाइवल बेनिफिट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है हाई रिस्क डिजीज। इंटरमीडिएट रिस्क क्या होता है, ये हमने पिछली बार भी बात की थी कि इंटरमीडिएट रिस्क होता है सेडलीज क्राइटेरिया से, ठीक है। तो सेडलीज क्राइटेरिया में क्या होता था, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, साइज ऑफ इन्वेजन एंड डीप स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट, वो मैं एक टेबल भी दिखाऊंगी, क्योंकि उन दोनों में से कोई दो चीजें भी होंगी तो हम उसको क्या देंगे, रेडिएशन देंगे। तो रेडिएशन के लिए क्या करते थे, सेडलीज क्राइटेरिया। सीटीआरटी के लिए क्या है, जो भी पॉजिटिव मार्जिन, नोड या मैरामेट्रियम आ गया तो उसको सीटीआरटी देना है। रेडिएशन किसको देना है, जिसका सेडलीज क्राइटेरिया में दो में से ज्यादा कुछ आ गया तो, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ लिया था कि एनीथिंग दैट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर हम उसको सर्जरी के लिए नहीं लेंगे। सर्जरी के लिए नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, सीटीआरटी करेंगे, ठीक है। एक और चीज है, एक लैंडोनी का पेपर आया था, लैंडोनी ने ऐसा बोला था कि ये जो ये वाला होता है ये सब टाइप होता है हमारा, तो हम 1B1 1B2 और 2A1 को सर्जरी अगर कर रहे हैं तो सर्जरी के अलावा हम सीटीआरटी भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों में जो है सर्वाइवल बेनिफिट बराबर है,
ठीक है। तो 1B1, 1B2 या 2A1 दोनों, इन 3 वालों को हम जो है सर्जरी और सीटीआरटी दोनों ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एनीथिंग दैट गोज मोर देन 4 सेंटीमीटर वी विल नॉट ऑफर सर्जरी, क्योंकि एनीवेज हमें एडजुवेंट रेडिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं और पीपीटी दिखाना चाह रही थी। ठीक है, ये स्टेजिंग हो गई। नहीं सॉरी, मुझे एक सेकंड देना, जस्ट 1 सेकंड। कोनाइजेशन अकेले करके आ गए हो एंड मार्जिन आर नेगेटिव, बिकॉज मार्जिन अगर पॉजिटिव हो जाए तो 1B1 हो जाता है, तो कोनाइजेशन अलोन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर नहीं, फर्टिलिटी डिजायर नहीं कर रहा तो एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेक्टोमी करनी है, ठीक है। एंड रेडिएशन इज ऑप्शनल टू सर्जरी, क्योंकि रेडिएशन हमने कहा किससे डिटरमाइन होता है, बाय सेडलीज क्राइटेरिया, जो फाइनल हिस्टोपैथ पे आएगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो ब्रैकीथेरेपी भी, इंट्राकैविटेटरी ब्रैकीथेरेपी इज ऑल्सो एन ऑप्शन इन 1A1, ठीक है। इसका जो स्टडी दी थी वो हैम्बर्गर ने दी थी, ठीक है। सो हम देखेंगे कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हार्डली होता है 1A1 में, तो इसलिए जब हम कहते हैं कि 1A1 में विदाउट डूइंग ए पेल्विक लिम्फेडेक्टमी, डूइंग सिंपल एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेक्टमी इज आल्सो गुड इनफ, because pelvic lymph node metastasis is as low as 0.5, but whenever it becomes 1A1 with LVSI or 1A2, आपका pelvic lymph node involvement stages up to 4.8%, 1B1 होते ही तो 15.9% हो जाएगा, ठीक है। So 1A1 विदाउट LVSI में हम सिंपल हिस्टेक्टमी, या अगर फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है तो कोनाइजेशन एज एन अनदर ऑप्शन हम ब्रैकी भी देके आ सकते हैं। 1A1 विद LVSI, 1A2 में हम पिवर लैटरेज टाइप 2 यानी मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी कर रहे थे with pelvic lymph node dissection. So whenever it is LVSI and 1A2, we will do pelvic lymph node dissection for sure, ठीक है। अगर फर्टिलिटी डिजायर करती है तो हम हिस्टेक्टमी के अलावा कोनाइजेशन भी करके आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी बिकॉज LVSI है एंड इट इज मोर देन 1A1, you can do conization, but you will also have to do lymphadenectomy along with that. Along with that, आप अगर फर्टिलिटी डिजायरिंग को कोनाइजेशन के अलावा वेजिनल ट्रैकिलेक्टमी का भी ऑप्शन दे सकते हो, लेकिन नो मैटर इफ यू डू कोनाइजेशन और ट्रैकिलेक्टमी, यू विल हैव टू डू अ पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसमें भी if she is unfit, you can do intracavitary brachytherapy, but now you will have to add brachytherapy के साथ external beam radiation also, ठीक है। So अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर रहे हो, लेट्स से अगर आप सिर्फ कोनाइजेशन करके आए थे, मार्जिन नेगेटिव थी, ठीक है, एटलीस्ट 3 mm नेगेटिव मार्जिन थी, तो आपने क्या किया, आपने पेशेंट को सर्विलेंस प्रोटोकॉल पे डाल दिया बिकॉज शी वांट्स फर्टिलिटी स्पेयरिंग। तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन एवरी 3 to 6 months फॉर 2 years, एवरी 6 to 12 months फॉर 3 to 5 years, एंड देन एनुअली, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा डिजीज आएगा यू हैव टू मैनेज एज एंड व्हेन, ठीक है। अगर फर्टिलिटी स्पेयरिंग है फॉर 1A1 विद LVSI या 1A2, तो आपने, हमने बोला कि हम कोन बायोप्सी या ट्रैकिलेक्टमी करके आ सकते हैं, लेकिन पेल्विक लिम्फेडेक्टमी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन अगेन ये बात क्लियर हो गई थी कि नोड, मार्जिन और पैरामेट्रियम अगर आता है तो ये चीज नोड पॉजिटिव, मार्जिन पॉजिटिव, पैरामेट्रियम पॉजिटिव, CTRT दो, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों नेगेटिव है तो उसके बाद फाइनल हिस्टोपैथ में देखो कि सेडलीज क्राइटेरिया में कुछ बन रहा है रेडिएशन देने जैसा या नहीं। सेडलीज क्राइटेरिया एक बार पहले दिखा देती हूँ। सो सेडलीज का गया LVSI, ये है सेडलीज क्राइटेरिया। LVSI सेडलीज साइज और S3 स्ट्रोमल इन्वेजन। हाँ, पिछली बार भी हमने ये डिस्कस किया था, 3S, LVSI, स्ट्रोमल इन्वेजन एंड साइज, ठीक है। तो अगर सुपरफिशियल है ट्यूमर तो मतलब
तीन में से कोई दो क्राइटेरिया खराब चाहिए होते हैं, ठीक है? तो सुपरफिशियल इज अ गुड क्राइटेरिया, इफ इट इज अ गुड क्राइटेरिया सुपरफिशियल ट्यूमर, देन यू नीड अ लार्जर साइज विद द एलवीएसआई पॉजिटिव, ठीक है? सो 5 सेंटीमीटर विद एलवीएसआई पॉजिटिव इज अ क्राइटेरिया फॉर रेडिएशन। इफ इट इज अ मिडिल थर्ड, तो साइज, क्योंकि आपका ट्यूमर मिडिल थर्ड स्ट्रोमल इन्वेड कर चुका है, ठीक है? तो आपका साइज 5 से अब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज मिडिल थर्ड अपने आप में एक खराब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, तो 2 सेंटीमीटर के ऊपर का कुछ भी ट्यूमर विद पॉजिटिव एलवीएसआई आपको रेडिएशन देना पड़ेगा। डीप है तो भैया डीप विद एलवीएसआई ये तो खराब ही है, तो फिर जो मर्जी ट्यूमर साइज हो 5 का भी है, रेडिएशन देना पड़ेगा, ठीक है? सो सुपरफिशियल 1/3 विद एलवीएसआई तो 5 सेंटीमीटर, मिडिल 1/3 विद एलवीएसआई तो 2 सेंटीमीटर, डीप में तो कोई भी साइज हो, एलवीएसआई अगर पॉजिटिव है तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर एलवीएसआई नेगेटिव है तो उन्होंने एक साइज क्राइटेरिया रखा कि मिडिल और डीप में हम 4 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर एलवीएसआई भी नेगेटिव है, सुपरफिशियल ट्यूमर है, तो 4 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। सो 3 में से कोई 2 क्राइटेरिया खराब होने चाहिए, ठीक है ना? और अगर नोड मार्जिन या पैरामीट्रियम पॉजिटिव है तो सीटीआरटी देंगे, ठीक है ना? यहीं पे फिर वापस आ जाते हैं कि फर्टिलिटी स्पेयर कर रहे थे, ट्रैकिलेक्टमी या फिर कोनाइजेशन विद पेल्विक लिम्फेडेक्टमी करके आए थे, तो नोड मार्जिन पैरामीट्रियम पॉजिटिव है तो सीटीआरटी, सेडलीस क्राइटेरिया में कुछ बनता है अगर, तो फिर रेडिएशन देंगे, ठीक है ना? जब हम सीटीआरटी देते हैं तो हम प्लैटिनम कंटेनिंग कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है? कुछ कह रहे थे? नहीं। अच्छा, ओके। फिर नॉन फर्टिलिटी स्पेयरिंग है तो 1A1 में हमने बोला कि हम सिंपल एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है? उसमें भी फॉलोअप ऐसा ही है, 3 to 6 months for every 2 years, 6 to 12 months for every 3 to 5 years, फिर उसके बाद एनुअली। इसमें भी सेम है, अगर आप एलवीएसआई नहीं है तो फिर मार्जिन नोड पैरामीट्रियम है, अगर नेगेटिव है तो फिर सीटीआरटी तो नहीं देना, लेकिन सेडली क्राइटेरिया में कुछ बनता है तो रेडिएशन दो, नहीं तो फिर वर्कअप आगे सर्विलेंस करो, ठीक है? फिर दिस इज आल्सो सेम ही, ठीक है? नाउ अब एक चीज जो हमने डिस्कस की थी कि 1B1 और 2A, इसको जिसको हम स्टेज 3 रेडिकल हिस्टेक्टमी कर रहे थे, जो भी जिस भी कैटेगरी में हम पिवर रटलेज टाइप 3 या कोलोमोलो टाइप C कर रहे थे, उसको आप रेडिएशन भी दे सकते हो। ये किसने बोला था? लैंडोनी ने। उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर सब ग्रुप को आप रेडिकल सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों दे सकते हो, ठीक है? ऐसा उन्होंने बोला क्यों कि पहली चीज, सर्जरी करने से फायदा क्या होगा? आपको पैथोलॉजी पता चल जाएगी, उसके हिसाब से आप एडजुवेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो कि सेडली में आया तो रेडिएशन दो, नोड मार्जिन पैरामीटर पॉजिटिव आया तो सीटीआरटी दो, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर जब आप चाहते हो कि आप एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट करो, लेकिन कई बार जब आप रेडिकल हिस्टेक्टमी करके आते हो तो रेडिकल हिस्टेक्टमी कोई ना कोई ऐसी फाइंडिंग आ जाती है कि आपको रेडिएशन देना ही पड़ता है, तो इन टर्न आपके कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं। So they say that 1B1 to 2A में you can give both as an option, but most of the times one of those will come positive and you'll have to give radiation again, ठीक है? So they say कि 1B1 और 1B2 में भी, जिसमें आप रेडिकल टाइप 3 हिस्टेक्टमी करके आ रहे थे, ठीक है, उसमें भी आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है? उसमें लेकिन जो आप ट्रैकिलेक्टमी करोगे दैट इज रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी विद पेल्विक लिम्फेडेक्टमी, क्योंकि 1A1 विद एलवीएसए के ऊपर तो सबका लिम्फेडेक्टमी करना था, ठीक है? देन अगेन विल फॉलो द सेम थिंग, नोड मार्जिन पैरामीट्रियम में सीटीआरटी और सेडलीज के हिसाब से रेडिएशन देंगे। दिस इज 1B1 एंड 1B2 में फर्टिलिटी स्पेयरिंग। नॉन फर्टिलिटी स्पेयरिंग तो हमको पता ही है कि हमें वी हैव टू गिव द ऑप्शन ऑफ रेडिकल हिस्टेक्टमी विद पेल्विक लिम्फेडेक्टमी या फिर सीटीआरटी का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि लैंडोनी ने बोला था कि दोनों से सर्वाइवल बराबर होता है, ठीक है? फॉलो अप विल बी द सेम, ठीक है? नॉन फर्टिलिटी स्पेयरिंग हमने ये पढ़ लिया, ठीक है? लेकिन whenever it comes to 1B3 and 2A2, so when it comes to 1B3 and 2A2, it is more than 4 centimeter. Now we will not consider surgery as our first option. जब हम ऊपर जा रहे थे, ठीक है, तो ऊपर वाले में हमारी फर्स्ट चॉइस जो थी वो सर्जरी थी, ठीक है? इसमें जो है हमारी फर्स्ट चॉइस जो है दैट इज कॉन्करेंट सीटीआरटी, बिकॉज हमने पढ़ा था कि 4 सेंटीमीटर तो अपने आप में सेडलीज क्राइटेरिया में ही आ जाता है,
ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर तो हम एनीवेज रेडिएशन देने ही वाले हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर इट इज 1B3 एंड 2A2 डू कॉन्करेंट CTRT, ठीक है, विद ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। ये लैंडनी का ट्रायल जो हम पढ़ रहे थे कि लैंडनी ने क्या बोला था, 172 पेशेंट्स लिए थे फॉर टाइप 3 हिस्टेक्टमी, ठीक है, और 171 पेशेंट्स लिए थे फॉर EBRT एंड ब्रैकीथेरेपी। तो उन्होंने देखा कि मीडियन फॉलोअप उन्होंने किया था फॉर 87 मंथ्स। 87 मंथ्स इज अ लॉट ऑफ इयर्स, प्रॉब्ली 7-8 इयर्स। तो उन्होंने देखा कि 5-year overall survival and disease-free survival were nearly identical for 1B, 2 and 2A. So 1B, 2 और 2A को आप concurrent CTRT या सर्जरी दोनों का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, कॉन्करेंट CTRT बोल रही हूँ मैं बार बार, रेडिएशन और सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हो, दोनों बराबर ही हैं। तो ये थी स्टडी लैंडनी की। उन्होंने बोला था कि उन्होंने 1B और 2A सर्वाइकल कैंसर को रैंडमाइज किया था। तो उन्होंने देखा कि DFS और OS बराबर है, हाउएवर जिसमें आपने रेडिएशन दिया ऑब्वियसली उसमें कॉम्प्लिकेशन तो कम होगी। हाउएवर उन्होंने ना थोड़ा सा ये देखा कि हिस्टोपैथ बेस्ड जो है डिफरेंस आता है दोनों में, कि अगर आपका एडिनोकार्सिनोमा है तो एडिनोकार्सिनोमा में कर्व्स जो है वो अलग हो रहे हैं, टुवर्ड्स सर्जरी जा रहे हैं, एंड स्क्वामस में ऑलमोस्ट बराबर है। सो दे सेड दैट एक तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से कट ऑफ आया था कि 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर, ठीक है, adenocarcinoma mostly will perform better with surgery. So here from this study we took out the cutoff of 4 centimeter कि 4 सेंटीमीटर का नीचे का ट्यूमर है तो वो मोस्टली जो है सर्जरी के साथ बेटर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि तो दे सेड 4 भी नहीं, 3 सेंटीमीटर के नीचे वाला जो ट्यूमर है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर के ऊपर वाले ट्यूमर को तो आपको रेडिएशन देना ही पड़ेगा। So they said for a tumor which is lesser than 3 centimeter, okay, you can skip adjuvant artery. So Landani said that in this subtype of 1B 1 and 2A1 तो आप दोनों दे सकते हो, but it is whenever the lesion का size is less than 3 centimeter prefer doing surgery because these patients will do better, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। adjuvant में नोड पैरामेट्रियम नोड या मार्जिन पॉजिटिव आए तो CTRT देना है। अगर सेल्टलीज क्राइटेरिया बनता है दैट इज LVSI साइज या स्ट्रोमल इन्वेजन तो हमें रेडिएशन देना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो डोजेज क्या होती है, अगर हम 1A2 1B1 और 2A1 को अगर किसी पेशेंट ने सर्जरी ना ऑप्ट करके रेडिएशन ऑप्ट की है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि भैया मेरा स्टेज तो 1A2 या 2B1 1A2 1B1 में आता है, मैं तो सर्जरी और रेडिएशन दोनों करवा सकती हूँ, तो मैं रेडिएशन करवाऊंगी। तो उसमें आपको क्या देना होता है, आपको देना होता है 45 to 50 गायराए 2 गायराए पर फ्रैक्शन 4 से 5 हफ्ता होल पेल्विस को देना है, प्लस माइनस सिस्प्लाटिन, ठीक है। और वॉल्ट को जो है आपको अलग से देना होता है 6 गायराए फॉर द होल सरफेस ऑफ वॉल्ट, ठीक है। ये जब आप उसमें देते हो पोस्ट ऑप CTRT में देते हो उसमें भी यही वाला डोज फॉलो आता है, ठीक है। अकेले सर्जरी ऑप्शन तब हो सकता है जब आपका कोई हिस्टोपैथ का फैक्टर जो है पॉजिटिव ना आए और ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से छोटा हो, क्योंकि 4 सेंटीमीटर के ऊपर तो एनीवेज आपको रेडिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक कुछ स्टडीज थी वो इसमें अच्छी दी हुई है। धीरे करूं क्या? नहीं, ठीक चल रहा है। स्टडीज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कंप्लीट पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी ना करके आप हो सकता है सेंटिनल भी करके आ सकते हो। तो सेंटिनल होता क्या है, फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ अ सॉलिड ट्यूमर जो है वो सेंटिनल है, ठीक है। तो वो आपको सेम इंफॉर्मेशन देता है जो पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी दे सकता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए उन्होंने 3 ट्रायल्स
यूज किए थे। एक था सेंटिकॉल 1, सेंटिकॉल 2 और सेंटिकॉल 3। सेंटिकॉल 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सेंटिकॉल 3 में इन्होंने बेसिकली क्या किया, एक आर्म में सेंटिनल किया है विद पेल्विक लिम्फेडेक्टमी, दूसरे आर्म में पेल्विक लिम्फेडेक्टमी अलोन। और जो सेंटिनल वाले लिम्फ नोड्स थे उन्होंने उनको देखा है कि सिर्फ सेंटिनल करके हमारा काम चल जाता है क्या, इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ऑनगोइंग जो है सेंटिकॉल 3 और फीनिक्स, ये अभी आने वाले आरसीटीज हैं, दे विल बी डिफाइनिंग। सेंटिकॉल 1 ने क्या बोला था कि हम अर्ली सर्वाइकल कैंसर्स में फीजिबल है सेंटिनल करना, कि अगर आप सर्विक्स के आसपास डाई देते हो तो आपको सेंटिनल लिम्फ नोड मिल जाता है। तो इसने सिर्फ फीजिबिलिटी बताया, ठीक है। सेंटिकॉल 2 क्या था, इसने क्या किया, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी वर्सेस सेंटिनल प्लस पीएलएनडी किया। हाउएवर सेंटिकॉल 3 क्या है, सेंटिकॉल 3 है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी प्लस पीएलएनडी वर्सेस पीएलएनडी, ठीक है। आर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। सेंटिकॉल 2 में सेंटिनल वर्सेस सेंटिनल प्लस पीएलएनडी है, सेंटिकॉल 3 में सेंटिनल प्लस पीएलएनडी वर्सेस पीएलएनडी है, ठीक है। तो सेंटिकॉल 2 ने बोला कि डिजीज फ्री सर्वाइवल 4 साल में सेम था और एसएलएनबी अलोन इज सेफ। तो सेंटिकॉल 2 वो था, सेंटिकॉल 3 अभी आएगा, ठीक है। सो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इन सीएस सर्विक्स अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि कोई भी लेवल 1 एविडेंस नहीं है, एंड सेंटिनल इज एज ऑफ नाउ नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ये आप कब कर सकते हो, जब आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस कर रहे थे। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस क्या कर रहे थे, हम लोग या तो कोनाइजेशन कर रहे थे, या ट्रैकेलेक्टमी कर रहे थे, या फिर 1B वाले ट्यूमर्स में तो रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे फर्टिलिटी स्पेयरिंग ऑप्शंस थे। तो जब आप ऐसे वाले ऑप्शन दे रहे हो कि जैसे हमारा 1B वाला ट्यूमर है, ठीक है, 1A वाले को तो आप कोनाइज, 1A 1 को तो आप कोनाइज करके आ रहे थे, 1A 2 वाले को आप ट्रैकेलेक्टमी कर रहे थे, सिंपल ट्रैकेलेक्टमी। 1A 1B1 और 2A वाले को आप रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी करके आ रहे थे, ठीक है। तो इसके साथ हमने बोला था इस भाई के ऊपर कुछ भी हमको लिम्फेडेक्टमी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब आप इतना कम सर्जरी कर रहे हो प्राइमरी के लिए, तो हो सकता है कि हम सेंटिनल जो है करना चाहे इंस्टेड ऑफ डूइंग पेल्विक लिम्फेडेक्टमी। तो हमको ये 3 ट्रायल लिखने होंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ओपन वर्सेस एमआईएस के क्या है, सबसे पहले आया था इसमें लैक ट्रायल, ठीक है। तो ये लैक क्या था, लैप्रोस्कोपिक अप्रोच टू सर्विकल कैंसर, ठीक है। ये पहला मल्टी सेंटर आरसीटी था जिसने बोला था कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं सर्विकल कैंसर में या नहीं। तो उसने क्या किया था, सर्वाइवल देखा तो ओपन वर्सेस लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक में, किसमें, अर्ली स्टेज कैंसर्स में। इसने बोला कि मिनिमली इन्वेसिव हिस्टेरेक्टमी वाज एसोसिएटेड विद अ हायर रेट ऑफ रेकरेंस, ठीक है। तो अर्ली स्टेज कैंसर्स में भी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से ज्यादा रेकरेंस आ रहा था, और सर्वाइवल में भी फर्क आ रहा था। सर्वाइवल डिजीज फ्री और ओवरऑल सर्वाइवल ओपन सर्जरी में बेटर था। ये था इम्पोर्टेंट, इस पे हमको क्वेश्चन आ सकता है लैक ट्रायल पे। दूसरा था सकोर ट्रायल, इसने भी क्या बोला, सकोर ट्रायल यूरोपियन था, इसने क्या किया, 1B वाले तो लैक ट्रायल ने अर्ली कैंसर्स में यूज किया था, ठीक है। सुकोर ने क्या किया, सुकोर ने लिए 1B1 वाले, ठीक है, और खराब ले लिए कि जब लैक का एविडेंस नहीं आया तो तूने बड़े वाले क्यों लिए भाई, ठीक है। तो सुकोर ने क्या किया, 1B1 सर्वाइकल कैंसर्स को रिस्क ऑफ रेकरेंस के हिसाब से मिनिमली इन्वेसिव और ओपन सर्जरी में डाला। तो उसने बोला ऑब्वियसली मिनिमली इन्वेसिव में रिस्क ऑफ रेकरेंस वाज ट्वाइस एज हाई एज ओपन सर्जरी, ठीक है। फिर तीसरा जो अभी आएगा वो है रैक। तो पहला था लैक, अब है रैक। रैक के अभी तक आउटकम्स नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि ना सेंटिनल का कोई लेवल 1 एविडेंस है, ना मिनिमली इन्वेसिव का कोई लेवल 1 एविडेंस है इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इट कैन बी डन ओनली फॉर पेशेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशंस, ठीक है। फिर ओके, एक चीज इसमें मेरे को दिखानी थी आपको, कंकरेंट कीमोथेरेपी का ट्रायल कौन सा है? लैंडो नहीं, वो नहीं तो वो तो आरटी का था, रेडिएशन एडजुवेंट वर्सेस आरटी का सर्जरी है। था। जो एक कंकरेंट सीटीआरटी का ट्रायल पूछ रही हूँ, पोर्टेक है क्या इसका? पोर्टेक एंडोमेट्रियम का आई थिंक। ठीक है, किसी को पता तो बता दो भाई, मुझे तो नहीं पता। पता नहीं, देख के बताएंगे बाद में। ठीक आई थिंक कुछ एनसीबीडी डाटा है।
अच्छा मोटा मोटा सारा हमको जो लैंडमार्क ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट कौन से ट्रायल से आया एटलीस्ट वो ही पढ़ ले हम तो मेरे को लगता है काम चल जाएगा। साइना है ना, गायनी के है क्या साइना ट्रायल यू हैव कंपाइल्ड यू नो? maybe some RTOG 9001 something is there. Anyway, when I compile, no, we can read it according to standard of care treatment only. ये है ना हाँ, concurrent CTRT 9001 GOG 123 and SOG 8797 9001, yeah. तो GOG 85, 120 और 123 तीन GOG ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो ये तीन GOG ट्रायल्स हैं 85, 120, 123। ठीक है, फिर SWOG है 87, 97, इसको GOG 109 भी बोलते हैं, और एक RTOG है 9001। ठीक है, इन ट्रायल्स में बोला था कि इन्होंने एनालाइज किया था सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमो आरटी, और उन्होंने कंपेयर किया था आरटी अलोन से। ठीक है, RTOG 9001 123 और स्वॉग ने। ठीक है, और 2 हाइड्रोक्सी यूरिया। तो इन्होंने आर्म्स जो लिए थे उन्होंने लिया था सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमो आरटी, ठीक है, वर्सेस जो अकेला कीमो था उसमें सिर्फ हाइड्रोक्सी यूरिया लिया था, अजीब से आर्म्स से। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड डेथ होगा विद सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमो आरटी। इसमें एक मेटा एनालिसिस भी आया था, ग्रीन या कॉकरेन रिव्यू, इसने भी बोला था कि सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमो आरटी से जो है फायदा रहता है। ठीक है, फिर एक ना कुछ ये थे रेडिएशन के इसके फील्ड्स जो है, इसीलिए इसको ना जो तो ये ट्रिपल पॉजिटिव वाले को ना पीटर्स क्राइटेरिया, EBRT हम किस किस चीज को देते हैं, इसलिए वो ट्रिपल पॉजिटिव वाले को ना पीटर्स क्राइटेरिया बोलते हैं। तो किसको? जो CTRT वाला जो है ना तुमने पढ़ा, वो हाँ। GOG जो है वो पीटर्स ने दिया था। अच्छा, ठीक है, तो वो ये नोड मार्जिन पैरामीट्रियम वाला। हाँ, ट्रिपल P वाला जो है वो हम्म। पीटर्स क्राइटेरिया है। RT ठीक वाला है। सीडलेस क्राइटेरिया है और CTRT वाला पीटर्स क्राइटेरिया है। ठीक है, तो EBRT तो के फील्ड एक अगर बार बस GOG देख लो। याद नहीं आए ना तो पीटर्स भी लिखने से वो उसी क्राइटेरिया को रेफर कर रहा है। इसके ऊपर है ना एक स्लाइड, उसमें दिया हुआ है दोनों। एक लो अभी तो देखो आगे। जो तुमने पढ़ाई थी उसी में था आई थिंक। ये हाँ, ये नीचे 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 नीचे। अच्छा, इसमें है ना दो है, ये पीटर्स एंड मॉन्क नीचे लिखे हैं इसके। ओके। पर वो पीटर्स ऊपर तुमने ठीक जो है। स्लाइड से पढ़ाया था ना, उस स्लाइड में वो GOG वाला जो तुमने पढ़ाया था उसी का जो राइटर है वो पीटर्स है। ठीक है, EBRT के फील्ड पढ़ो, आते हैं? ना भैया ना एक क्वेश्चन ना आया हुआ है। ना आया है। स्टेज 2 कुछ का है या 3 किसी का आया हुआ है मैनेजमेंट। नहीं तो EBRT का फील्ड बोल रही है वो। मैनेजमेंट है तो आर्ट कीमो आरटी पढ़ना है तो मैनेजमेंट वही आएगा ना, स्टेज 2 या कुछ 3। कोई पॉइंट है, पॉइंट भी कुछ रहता वो है क्या? वो तो मैं कवर कर रही हूँ उस दिन। पॉइंट भी जो है वो ब्रैकी के लिए है। अच्छा, EBRT के लिए वो मेरा भाई बोला था, वरना EBRT में ब्रैकी का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमें EBRT 90 देना पड़ेगा, उससे पूरा इंटेस्टाइन जल जाएगा। तो हमको EBRT उतना नहीं दे पाते, इसलिए ब्रैकी देते हैं। That point A, point B is brachy, huh? Sure, huh? Because मुझे भी नहीं पता था ये। वो पॉइंट ए पॉइंट भी ब्रैकी है। EBRT में हम अपर जो लेते हैं वो will only radiate that 5 mm around, no? No, it is first we have to give EBRT. EBRT से क्या होता है, तुम्हारा साइज कम हो जाता है। Then after whatever that residual, yeah.
वो then जो you will पॉइंट do और पॉइंट brachy. भी है ना वहाँ पे उनके वो डालते हैं, वो जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना वो कहाँ प्लेस करने हैं, 2 सेंटीमीटर अबव और फिर एक जो जाएगा उसका जो वो पॉइंट। Actually, in treatment planning, no, when we look EBRT में they will different only confirm it on level the 4 computer. EBRT में level 4 level 5 लेते हैं, ऊपर साइड में लेते हैं कुछ. That is over that computer only they'll mark that point. Yeah, A point. inferiorly you have to cover at least 2 centimeter below the That's what I listener think. Just we'll check. tumor. Accordingly पीछे से और आगे से. और मैंने भाई से EBRT नहीं पूछा, ब्रैकी पूछा ना, तो ब्रैकी में उसने मुझे पढ़ाया था। Just ask once more. चलो ये फटाफट, इसमें इतना कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। तो सर्विक्स, यूट्रस, वजाइना इनको देंगे, ठीक है। फलोपियन ट्यूब, अपर थर्ड वजाइना, एंटायर वजाइना, डिपेंडिंग ऑन कितना वजाइनल इन्वॉल्वमेंट है उतना देंगे। पैरामेट्रियम भी देंगे, सर्वाइकल और कार्डिनल लिगामेंट को और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट को। लिम्फ नोड कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरनल आइलिया, कॉमन ऑब्चुरेटर और पैराओटिक लिम्फ नोड्स, पैरासर्वाइकल, पैरामेट्रियम, प्रीसेक्रल लिम्फ नोड्स, इन सबको देंगे। इंग्वाइनल और पैराओटिक केस टू केस बेसिस पे देंगे, सबको नहीं देंगे, ठीक है। फिर इसमें EBRT में डोजेस कितना देते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा, 45 to 50 गायरा देते हैं, सिस्प्लाटिन के साथ देते हैं। सिस्प्लाटिन की 5 से 6 साइकिल्स होती हैं, ठीक है। बूस्ट अगर देना है तो 10 से 12 गायरा देंगे। किसको देंगे, ग्रॉस नोड्स को। ब्रैकी देते हैं कितना, पॉइंट A को देते हैं 30 to 40 गायरा, और टोटल डोज देते हैं 80 to 85 गायरा, ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी डबल पॉइंट आ गया ना इसमें, पॉइंट ए। हाँ, तो 40 to 50 गायरा हम दे रहे थे, इसको ऑलमोस्ट डबल कर लो, 80 गायरा दे रहे हैं हम टोटल, जिसमें से जितना नॉर्मल EBRT देते हैं उतना तो सिर्फ ये पॉइंट A को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर डेफिनेटिव रेडियोथेरेपी में यही था कि हम 45 to 50 गायरा देंगे, उनमें से इंट्राकैविटेटरी ब्रैकीथेरेपी भी देते हैं। अगर बल्कि पैरामेट्रियल ट्यूमर है तो हम बूस्ट देते हैं, ठीक है, अप टू 60 गायरा। जब एडजुवेंट देंगे तब भी सेम ही रेडिएशन का डोज देंगे, ठीक है, फॉलोड बाय वजाइनल ब्रैकीथेरेपी। पैराओटिक नोड रेडियोथेरेपी में भी 45 गायरा एंड 25 फ्रैक्शन ओवर 5 वीक्स, ठीक है। जब पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं तो कम देते हैं, 20 to 30 गायरा 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। अच्छा, इसके ना अलावा कुछ वो ये पोजीशनिंग ये देख लेते हैं। तो सुपाइन पोजीशनिंग या प्रोन पोजीशनिंग देते हैं बेली बोर्ड में। ये सुपाइन जो है मोस्ट कंफर्टेबल होती है, रिप्रोड्यूसिबल पोजीशन है, स्टेबलाइज करता है पेल्विस को, और आप उसके ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक मास्क लगाते हो, ठीक है। नी रेस्ट यूज करना होता है, और फिर उसके बाद एक ब्लैडर प्रोटोकॉल होता है कि पहले आप उसको बोलो कि यूरिन वॉइड करके आए, फिर 500 ml पानी पिए, फिर 30 मिनट वेट करे। अगर ब्लैडर डिस्टर्बेंस रहता है तो फोलिस कैथेटराइज करो और क्लैंपिंग यूज करो, पहले पूरा वॉइड करो फिर 500 ml पानी पिलाओ, ठीक है। और कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ बावल इज रिकमेंडेड टू अवॉइड डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम टू डिस्प्लेस यूट्रस, ठीक है। और आईवी कॉन्ट्रास्ट देंगे पेल्विक ब्लड वेसल्स के लिए और नोड्स के लिए। T8 से मिड थाई तक देखेंगे, इमेज को ट्रांसफर करेंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में और कॉन्टूरिंग कर देंगे, ठीक है। इसमें ना कुछ ट्रायल्स आए थे मोस्टली फ्रॉम टाटा, कहो तो पढ़ा दूंगी। तो उन्होंने ऐसा पहले पढ़ने की कोशिश की थी कि क्या हम इंडक्शन कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो उन्होंने देखा था कि इंडक्शन कीमोथेरेपी से ना कोई फायदा था नहीं। उसमें एक सुदीप गुप्ता का ट्रायल याद रख लेना, कहाँ चला गया, अभी तो आया था टाटा से। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी कि क्या हम इंडक्शन कीमोथेरेपी दे सकते हैं, NACT दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने इसमें सबसे लैंडमार्क जो आया था वो सुदीप गुप्ता का ट्रायल था, जो टाटा के हेड है ना। तो उन्होंने बोला था कि पहले हम इंडक्शन की NACT देंगे, उसके बाद फिर CTRT दे देंगे या NACT देके सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि पेल्विक कंट्रोल और डिजीज फ्री सर्वाइवल दोनों जो है खराब है पेशेंट्स जिनके लिए आपने NACT फॉलोड बाय CTRT दिया था, ठीक है। और NACT देने से कोई एडवांटेज नहीं हुआ। तो वही आप जो 1B 2 और 2B में जो है ना, सबसे अच्छा वही है कि आप कॉन्करेंट CTRT जो हम फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करें, ठीक है। ये एक ट्रायल का नाम लिखना है। आई डोंट थिंक, क्योंकि नेगेटिव ट्रायल था तो आएगा भी नहीं, बट एक सुदीप गुप्ता बस हमें याद रखना है, ठीक है। अभी इंटरलेस आया है तो चेंज हो गया मैनेजमेंट, इंडक्शन इज नाउ गिवन।
Induction is given. Yeah, interlist है. In which groups? Almost, I think early and advanced also. Interlist is standard of care now, I think, because of interlist. टू बी में क्या like say हाँ, interlist now, I think they are promoting it now as standard of care. Induction chemotherapy followed by standard chemoradiotherapy. पढ़ लेते हैं यार ये वाला फिर. इंटरलेस देख लेते हैं. 2b2 किसमें है? लैंसेट में आया है भाई. पूरा याद नहीं, बट कोई नहीं, पढ़ लेते हैं. अच्छा याद करवा दिया भैया तूने. ठीक है, तो ये इंडक्शन कीमोथेरेपी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड कीमोरेडियोथेरेपी वर्सेस स्टैंडर्ड कीमोरेडियोथेरेपी अलोन इन लोकली एडवांस सीए सर्विक्स कैंसर्स. तो इन्होंने, हम लोग बोल रहे थे लोकली एडवांस में हम कीमोरेडियोथेरेपी देते थे एज स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बट मोस्टली जो है वो रिलैप्स कर जाते थे और मेटास्टेटिक डिजीज से, तो इन्होंने इंडक्शन कीमोथेरेपी पढ़ने की कोशिश की. तो ये इंटरलेस वाज मल्टी सेंटर रैंडमाइज फेज 3 ट्रायल जो ब्राजील, इंडिया, इटली, मेक्सिको और यूके में हुआ था. इन्होंने जो स्टेजेस लिए थे दैट वाज स्टेज 1B विद नोडल इन्वॉल्वमेंट एंड 1B2, 2A, 2B, 3B और 4A भी लिया है. अच्छा, और उन्होंने रैंडमाइज किया है उसको स्टैंडर्ड सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमो रेडियोथेरेपी once a week in intravenous cisplatin for 5 weeks with EBRT delivered in 20 to 28 fractions plus brachytherapy to achieve a 2 Geiger equivalent fraction alone. और दूसरा आम था इंडक्शन कीमोथेरेपी once a week. कार्बोप्लाटिन दिया था, उसमें सिस्प्लैटिन दिया है, इसमें कार्बोप्लाटिन दिया है. ऑपरेटर कर्व 2 एंड पैक्लीटैक्सिन 2 दिए हैं. पैक्ली कार्बो दिया है. कार्बो दिया है, पैक्ली दिया है. फॉलोड बाय जो कीमोरेडियोथेरेपी था वही सिस्प्लैटिन बेस्ड था. स्ट्रैटिफिकेशन की थी बाय साइज स्टेज नोडल स्टेटस. तो इन्होंने देखा कि ट्रायल चला था 2012 से 2022 तक. तो pelvic lymph nodes were positive in 43% of patients. So 92% patients who received induction chemotherapy at least 5 cycles लिए गए थे. After a median follow-up of 67 years, 5-year progression-free survival rates were 72% in induction chemotherapy with chemoradiotherapy arm and 64% in chemoradiotherapy alone group. Hazard ratio 0.65. 5-year overall survival rates were 80% in induction arm and 72% in chemoradiotherapy arm. ये भी significant था. वाह भाई, पॉजिटिव ट्रायल है तो. ग्रेड 3 और थैंक यू भाई इशफाक, मैं तो गलत चीजें पढ़ा रही थी. इशफाक के लिए थालियां. ग्रेड 3 एडवर्स इवेंट्स भी, although ग्रेड 3 एडवर्स इवेंट्स इंडक्शन वाले में ज्यादा थे. ठीक है, तो ये ट्रायल भैया आने की संभावना है. सर्जिकल ट्रायल पॉजिटिव आ गया है. सर्जिकल नहीं है ना, ये तो वही है इंडक्शन फॉलोड बाय सीटी अटैक. एक में सीटीआरटी, एक में इंडक्शन. सर्जरी नहीं करनी इतने में मैं खुश हूँ भाई. इंडक्शन कीमो कर रहे हैं तो नहीं सर्जरी का ये इंडक्शन कीमो फॉलोड बाय सीटीआरटी है वर्सेस सीटीआरटी अलोन. क्या इसके फायदा, वो कोई फायदा नहीं. जिस ग्रुप में ये लोग सीटीआरटी दे सकते हैं 1B1 से हम लोग यूजुअली सर्जरी सीटीआरटी दोनों देते हैं ना ऑप्शंस के लिए. तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन है क्या? ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो गया. पहले भी तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन ही चल रहा था भाई. अभी ये बोल रहे हैं इंडक्शन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट है. इंडक्शन 2 ड्रग दिए, कार्बोप्लाटिन, पैक्लीटैक्सिल, सीटीआरटी सिस्प्लैटिन बेस्ड ही है. भैया जब पूरे जगह पे कोई भी गायनेक कैंसर में अगर कीमो याद करनी है तो पैक्ली कार्बो. ठीक है, वो पैक्ली कार्बो के फैन है. लेकिन हम जब यूजुअली सिस्प्लैट मतलब सीटीआरटी पढ़ते तब तो सिर्फ सिस्प्लैटिन बेस्ड देते हैं ना. तो सीटीआरटी के साथ तो अभी भी सिस्प्लैटिन नहीं दे रहा है. हाँ, इंडक्शन में क्योंकि रेडियो सेंसिटाइजर ड्रग है. ठीक है, तो वो 5FU ही देगा रेडियो सेंसिटाइजर या फिर सिस्प्लैटिन देगा. तो कोलोन में वो 5FU के साथ देता है और
सर्विक्स में वो सिस्प्लेटिन के साथ देता है। रेडिएशन पढ़ने का थोड़ा फायदा तो हो रहा है मुझे। कल हमें भी दया दृष्टि बनाना हमारे पे भी। चलो भैया, मेरा हो गया। परफेक्ट 10:30